नमस्कार मित्रों, जैसे ही आईपीएल क्रिकेट मैच का सीजन शुरू होता है आपको हर जगह फैंटेसी ऐप्स की ऐड दिखनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें बड़े बड़े क्रिकेटर्स और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज आपको 150 रुपए में करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगते हैं। ये फैंटेसी ऐप्स फिर चाहे वो ड्रीम 11 हो, माई 11 सर्कल हो, हाउस 8 हो, एमपीएल हो, इन सब का काम करने का तरीका, इनका बिजनेस मॉडल लगभग एक ही जैसा होता है। इस वीडियो में मैं आपको ड्रीम 11 का एग्जाम्पल देते हुए इस डिजिटल सट्टे की पूरी कुंडली आपको बताऊंगा। कैसे ये फैंटेसी ऐप्स हमारे दिमाग के साथ खेलते हुए खुद तो पैसे कमाते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट भी अच्छा खासा मोटा पैसा कमाती है। ड्रीम 11 एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जहां पे आप क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे मैचों की एक वर्चुअल टीम बनाते हैं और यदि आपके चुने हुए प्लेयर्स रियल मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं। सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, असल में उसके पीछे की सच्चाई उतनी अच्छी है नहीं। ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में इंडिया के हर्ष जैन और भावी सेठ ने करी थी। आज ये इंडिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है जिसके 15 करोड़ यूजर हैं। आईपीएल के ये ऑफिशियल पार्टनर है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और सालाना ये अरबों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ये सिर्फ ड्रीम 11 की बात करूं तो 2024 में इसका रेवेन्यू था 3840 करोड़ का और पूरे आईपीएल टूर्नामेंट का रेवेन्यू था 4000 करोड़ का। यानी जितना एक पूरे आईपीएल टूर्नामेंट का रेवेन्यू है लगभग उतना इस फैंटेसी ऐप का ही था। ड्रीम 11 फ्रीमियम मॉडल पर आधारित है, यानी इसकी कुछ सर्विसेज फ्री तो कुछ प्रीमियम होती हैं, लेकिन इसकी असली कमाई इसके प्रीमियम सर्विस से ही होती है। इसमें आप क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी जैसे मैचों की एक वर्चुअल टीम बनाते हैं और आपके द्वारा चुने गए प्लेयर्स रियल मैच में जैसा परफॉर्म करते हैं उसी के आधार पर आपको कुछ पॉइंट्स दिया जाता है और इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर आपको एक रैंक मिलती है और यही रैंक डिसाइड करती है कि आप पैसे कमाएंगे कि पैसे गंवाएंगे। ड्रीम 11 की कमाई का मेन सोर्स इसकी एंट्री फीस ही है। कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए यूजर्स को एंट्री फीस के रूप में कुछ पैसे देने पड़ते हैं। ये फीस अलग अलग प्राइज मनी और रिस्क के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। ये फीस 10 रुपए से लेकर के 10,000 या उससे भी अधिक हो सकती हैं। इस कॉन्टेस्ट में लाखों यूजर्स हिस्सा लेते हैं और ड्रीम 11 इन फीस का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेता है जिसे वो प्लेटफॉर्म फीस कहता है। यानी ड्रीम 11 बिना कुछ हारे हर कॉन्टेस्ट में करोड़ रुपए कमा लेता है। ड्रीम 11 पर शुरू से ही ये आरोप लगता आ रहा है कि ये जुए या सट्टेबाजी का ऐप है, लेकिन ड्रीम 11 हमेशा से ये कहता आया है कि ये कोई जुए या सट्टा नहीं है बल्कि एक गेम ऑफ स्किल है, ना कि गेम ऑफ लक। तो चलिए इन सारे दावों को एक एक करके समझते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये फैंटेसी ऐप्स और गवर्नमेंट इससे पैसा कैसे कमाते हैं। अगर मैं ड्रीम 11 की बात करूं, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, ड्रीम 11 की कमाई का मेन सोर्स इसकी एंट्री फीस ही है। साथ ही ये बड़े बड़े आईपीएल जैसे टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करके भी पैसे कमाते हैं और ये अपने ऐप पर ऐड चलाकर भी पैसे कमाते हैं। और यदि गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट इस डिजिटल सट्टे में 3 तरीके के टैक्स लगा के पैसे कमाती है। पहला जीएसटी, टीडीएस और कॉर्पोरेट टैक्स। जीएसटी 28% लगाई जाती है जो कि यूजर की एंट्री फीस पर लगाई जाती है। टीडीएस 30% लगाया जाता है जो कि सिर्फ उन यूजर्स पर लगाया जाता है जिनकी कमाई 10,000 या 10,000 से अधिक होती है। और ये जो कॉर्पोरेट टैक्स है ये फैंटेसी ऐप्स की कमाई पर लगाया जाता है। चलिए अब इस प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझते हैं। करोड़पति बनने वाला एक मेगा कॉन्टेस्ट होता है जिसमें 10 लाख लोग हिस्सा लेते हैं और प्रत्येक यूजर की एंट्री फीस होती है 59 रुपीज। इसमें 59 रुपीज मैं इसलिए ले रहा हूं कि इनकी एंट्री फीस ही ऐसी होती है 49, 99, 149, 199, जिससे कि आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से रिलेट कर पाओ। और ड्रीम 11 का कमीशन है 15%। हर फैंटेसी ऐप्स का कमीशन अलग अलग होता है, किसी का 15, किसी का 18, किसी का 22% होता है। लगभग सभी का कमीशन 15 से 20% के आसपास ही होता है, जिसे वो अपनी प्लेटफॉर्म फीस भी कहते हैं। और इस मेगा कॉन्टेस्ट में प्राइस का बंटवारा कुछ इस तरीके से होना है कि शुरू के 10,000 लोगों को ही कुछ ना कुछ मिलेगा, जिसमें से पहली रैंक आने वाले को मिलेगा 1 करोड़ रुपीस और शुरू के 1000 लोगों को प्रत्येक को 20,000 रुपए मिलेगा और बाकी बचे लोगों में बाकी बचा अमाउंट बराबर बांट दिया जाएगा। यानी किसी को 200-500 रुपए मिल जाएगा, किसी की एंट्री फीस ही वापस हो जाएगी। इस तरीके से इस पूरे कॉन्टेस्ट में कुल अमाउंट इकट्ठा हुआ 10 लाख इंटू 59 इज इक्वल टू 5.9 करोड़ रुपीस। अब इसमें गवर्नमेंट प्रत्येक यूजर पे सबसे पहले 28% जीएसटी लगाएगी, यानी 59 का 28% हुआ 12.91 रुपीस। इस तरीके से इस कॉन्टेस्ट में टोटल जीएसटी इकट्ठा हुई 10 लाख इंटू 12.91 इज इक्वल टू 1.291 करोड़ रुपीस, यानी लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए। ड्रीम 11 को अब प्रति यूजर जीएसटी काटने के बाद मिला 46.09 रुपीस। इस तरीके से अब ड्रीम 11 के पास में अमाउंट इकट्ठा हुआ 10 लाख इंटू 46.09 इज इक्वल टू लगभग 4.6 करोड़ रुपीस।
अब इसमें से ड्रीम 11 अपना कमीशन लेगा, जिसे वो प्लेटफॉर्म फीस भी कहता है, 15%। यानी 4.6 करोड़ का 15% हुआ 69.14 लाख। इस तरीके से अब कॉन्टेस्ट में पैसा बचा 4.6 करोड़ रुपीस माइनस 69.14 लाख इज इक्वल टू 3.94 लाख। अब इसमें से फर्स्ट रैंक आने वाले को देने हैं 1 करोड़, मतलब 3.94 करोड़ रुपीस में से 1 करोड़ और घटाओ तो बचते कितने हैं, 2.94 करोड़। और वो जो 1 करोड़ रुपए फर्स्ट रैंक वाले को आया, उसमें से गवर्नमेंट लेगी 30% जीएसटी, यानी फर्स्ट रैंक जो आया है अब उसको मिलेंगे 70 लाख रुपए। और अब इस कॉन्टेस्ट में जो 2.94 करोड़ रुपीस बचा है, उनमें से फर्स्ट रैंक को छोड़ करके बाकी शुरू के 1000 लोगों के सबको देने हैं 20-20 हजार रुपए। इस तरीके से 1000 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 2 करोड़ रुपीस। और इस 2 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट लेगी 30% टीडीएस, यानी 2 करोड़ का 30% हुआ 60 लाख रुपए। यानी ये जो 5.9 करोड़ रुपए का मेगा कॉन्टेस्ट हुआ था, इसमें से ड्रीम 11 ने कमाया 69.14 लाख, गवर्नमेंट ने जीएसटी और टीडीएस मिला के कमाया लगभग 2 करोड़ 20 लाख रुपए। अभी इसमें गवर्नमेंट एक और टैक्स लगाई, कारपोरेट टैक्स, जो कि ड्रीम 11 ने जो पैसे कमाए हैं उस पे लगाएगी। और इन सब के बीच में आपको क्या मिला, कुछ भी नहीं। किसी को 200-400 रुपए मिल गया, जिससे कि उसका मन लगा रहे, वो आगे का कॉन्टेस्ट खेलता रहे। तो इस तरीके से हमने इस डिजिटल सट्टे की मनी मेकिंग प्रोसेस को समझा। अब आगे समझते हैं कि आपके करोड़पति बनने के चांस कितने हैं। ये फैंटेसी ऐप जो करोड़पति बनाने का दावा करते हैं, चलिए इसको समझते हैं। हमने जो पिछला एग्जाम्पल लिया था उसी पे आगे बढ़ते हैं। शुरू के 10,000 लोगों में आपके आने के चांसेस कितने हैं, पहले इसको समझते हैं। और 10,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। और इस कॉन्टेस्ट में पहली रैंक आने का चांस कितना है, 1 अपॉन 10 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 0.0001%। यानी इस कॉन्टेस्ट में 99% लोगों के पैसे डूब जाएंगे और 1% चांस है कि आपके लगाए हुए पैसे या तो वापस आ जाएं या तो थोड़े बहुत मिल जाएं। और करोड़पति बनने का चांस, जैसे कि मैंने बता ही दिया, 0.0001%, यानी लगभग ना के बराबर। ड्रीम 11 की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन जैसे जैसे ये पॉपुलर हुआ, कई राज्यों ने इसे जुआ और सट्टेबाजी का अड्डा मानते हुए इसे बैन कर दिया, क्योंकि इसमें पैसे लगा करके हारने और जीतने का सिस्टम है। 2017 आते आते आंध्र प्रदेश, असम और तेलंगाना जैसे राज्यों ने तो इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। इन सरकारों का मानना था कि ये एक पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के तहत एक जुआ है। 2017 में ही पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक अहम केस लड़ा गया। इसमें वकील वरुण गंबर ने केस फाइल करते हुए यह कहा कि ये ड्रीम 11 को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत एक जुआ है। इसी पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के सेक्शन 12 में एक स्टेटमेंट है कि यदि किसी गेम को खेलने के लिए स्किल की जरूरत होती है तो उसे जुआ नहीं माना जाएगा। इसी लूप होल के सहारे ड्रीम 11 ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि मेरा ऐप स्किल बेस्ड है। ड्रीम 11 का कहना था कि इसमें टीम चुनने के लिए खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन का विश्लेषण, खेल की गहरी समझ और रणनीति की जरूरत होती है, इसलिए इसमें स्किल का हिस्सा ज्यादा है, न कि लक का। कोर्ट ने ड्रीम 11 के पक्ष में फैसला सुनाया। इस तरीके से ड्रीम 11 ने अपने आप को लीगल प्रूफ कर दिया। फिर उसके बाद भी कई अलग अलग हाई कोर्ट्स में इसके खिलाफ केस दायर हुए, लेकिन हर बार ड्रीम 11 ने अपने गेम ऑफ स्किल का तर्क देते हुए केस जीत लिया। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के कई बार केस दायर किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी अपील खारिज कर दी और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आज भी ऐसे फैंटेसी एप्स असम, तेलंगाना और उड़ीसा जैसे राज्यों में बैन है, क्योंकि वहां की सरकारें इन्हें जुआ और सट्टेबाजी का अड्डा ही मानती हैं। इस डिजिटल सट्टे का क्रेज दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। अभी इस सेक्टर की इकोनॉमी $10 बिलियन की है। अगले साल तक ये $30 बिलियन की होने वाली है। इस सेक्टर की इकोनॉमी पूरे इंडियन इकोनॉमी से 3 गुना तेजी से बढ़ रही है। अपनी गवर्नमेंट भी फुल सपोर्ट में है। गवर्नमेंट को फाइनेंशियल ईयर 23-24 में इस सेक्टर से 20,000 करोड़ का टैक्स मिला है। गवर्नमेंट ऐसे ऐप्स को बैन करेगी, अभी दूर दूर तक तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। एक एवरेज इंडियन इन ऐप्स पर 500 से 3,000 रुपए मंथली स्पेंड करता है और 99% हमेशा लॉस में ही रहता है। डिजिटल सट्टे का पूरा फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया। अब आपको तय करना है कि ये डिजिटल सट्टा आपके लिए कितना सही है, और सही है भी तो कितना।